सऊदी अरब ने हाल ही में 14 देशों के साथ मिलकर एक नया समुद्री रक्षा गठबंधन यानी कि मैरीटाइम डिफेंस कोalition बनाने का ऐलान किया है। इस संबंध का मकसद लाल सागर, बाब अल-मंदेब, जल-मरूमद और अदन की खाड़ी जैसे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा करना बताया गया है। दुनिया के व्यापार का हिस्सा इसी समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है, जहां एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों मालवाहक जहाज हर साल इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तेल, गैस, खदान और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें भी इस समुद्री रास्तों से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती हैं। इसलिए अगर इन रास्तों में कोई रुकावट आती है तो उसका असर केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सऊदी अरब का कहना है कि गठबंधन किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी इतनी ही सरल है या इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति की कोई बड़ी तस्वीर छुपी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में लाल सागर और बाब अल-मंदेब क्षेत्र लगातार तनाव का केंद्र बने हुए हैं। यमन में सक्रिय हूती संगठन, जिसे कई पश्चिम देश और सऊदी अरब, ईरान समर्थित मानते हैं, कई बार व्यापारिक जहाजों और सैन्य जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके हैं। हूती नेताओं का कहना रहा है उनके हमले गाजा युद्ध और फिलिस्तीन के समर्थन से जुड़े हैं, जबकि अमेरिका, सऊदी अरब और कई अन्य देश इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा खतरा बताते हैं। इन हमलों के कारण कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज लाल सागर के बजाय अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजने शुरू कर दिए हैं। इससे यात्रा लंबी हुई, ईंधन का खर्च बढ़ा और दुनिया के कई देशों में सामान की कीमतों पर भी असर देखने को मिला है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब का ये नया गठबंधन सामने आया है, जिससे वो समुद्री सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है। अब सवाल उठता है कि इस गठबंधन की जरूरत आखिर अभी क्यों महसूस हुई। इसका जवाब केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं दिखता। पिछले कुछ समय से मणिपुर की राजनीति तेजी से बदली है। एक तरफ ईरान का प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे इलाकों में बढ़ता दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब खुद को क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका में और मजबूत करना चाहता है। चीन की मध्यस्थता में 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्तों में सुधार जरूर आया था, लेकिन जमीनी स्तर पर दोनों देशों के बीच अविश्वास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वही यमन का संकट, हूती हमले, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा के मुद्दे अब भी दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बने हुए हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गठबंधन सिर्फ जहाजों की सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि सऊदी अरब का एक रणनीतिक संदेश भी हो सकता है कि वो अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर इस पूरे मामले को केवल सऊदी बनाम ईरान की लड़ाई मान लेना भी सही नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा कई परतों में चलती है। अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करता रहा है। यूरोप के कई देश भी व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक मिशन चला चुके हैं। अब यदि सऊदी अरब खुद एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करता है तो ये उसकी बढ़ती कूटनीति और सैन्य क्षमता का संकेत भी माना जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर ये गठबंधन किसी टकराव की दिशा में बढ़ता है और हूती संगठन या ईरान इसे अपने खिलाफ कदम मानते हैं तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम लोगों को इस खबर को किसी एक पक्ष के नजरिए से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर भी समझना चाहिए। अभी तक सऊदी अरब की आधिकारिक घोषणा समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की रक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हूती अपने हमलों को राजनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया बताता है। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, जबकि पश्चिमी देश उस पर हूतियों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे। इन दावों और आरोपों के बीच ये सच है कि लाल सागर आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण इलाका बन चुका है। अगर वहां शांति रहती है तो इसका फायदा वैश्विक व्यापार और आम लोगों तक पहुंचता है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर आम नागरिकों की जेब पर ही पड़ेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान अगर पीछे नहीं हटा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कभी कहते हैं कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। लेकिन इन बड़े बड़े बयानों के बीच हरमुज जल-मरूमद से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने हरमुज में 2 जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से इस संकट का समाधान निकलेगा या जमीन पर हालात कहीं ज्यादा जटिल हो चुके हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान और अमेरिका दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से हर दावे की पुष्टि होना अभी भी बाकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हॉर्मुज जल-मरूमद आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है, जहाजों की आवाजाही रुकती है या उन पर हमले
होते हैं तो इसका असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों, महंगाई और व्यापार पर पड़ता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने फिर से माहौल गर्मा दिया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने 2 जहाजों को रोका है या उनके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी ओर अमेरिका और उनके सहयोगियों का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए हैं। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और यही इस पूरे विवाद को और जटिल बनाता है। लेकिन इतना तय है कि हॉर्मुज़ तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी इसी चिंता का संकेत मानी जा रही है। अभी सवाल है कि अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है तो फिर ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी समुद्री क्षेत्र में हर जहाज को 24 घंटे सैन्य सुरक्षा देने संभव नहीं होता है। इसके अलावा हॉर्मुज़ जैसे संकरा समुद्री रास्ता किसी भी छोटी घटना को बड़े संकट में बदल सकता है। इसलिए ये कहना भी कोई एक पक्ष पूरी तरह सफल है या पूरी तरह से असफल है सही तस्वीर पेश नहीं करेगा। असली चुनौती ये है कि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और हर घटना हालात को और नाजुक बना रही है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाया गया तो वो अपने रणनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपने सहयोगी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब ने भी 14 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य लाल सागर, बाब अल मदेद और आसपास के समुद्री मार्गों की सुरक्षा बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई और बढ़ाएगा? क्या ईरान अपने कदम पीछे खींचेगा या फिर दोनों पक्ष कूटनीतिक रास्ता तलाशेंगे? फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भी जुड़ा हुआ मामला है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के फैसले तय करेंगे कि तनाव कम होगा या फिर मणिपुर में नया संकट और बढ़ेगा। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंस्टाग्राम वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई अभद्र भाषा पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि गालियां किसी समस्या का समाधान नहीं होती और युवाओं को सजा देने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं विशाल दलानी की। विशाल दलानी ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि असली मुद्दा छात्रों की भाषा नहीं बल्कि उनकी समस्याएं हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब छात्र लंबे समय से अपनी मांगों और परेशानियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं तब उन मुद्दों पर गंभीर चर्चा क्यों नहीं हो रही? देखिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना? क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां। और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत के युवा ऊर्जा, सपनों और संभावनाओं से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार गुस्से या भावनाओं में युवा ऐसी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे समय में उन्हें समझाने की जरूरत होती है, ना कि केवल दंड देने की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि युवाओं को सही दिशा दिखाएं और उनसे संवाद बनाए रखें। प्रधानमंत्री के इस वीडियो के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया और मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के युवाओं को केवल माफी का संदेश नहीं बल्कि उनके सवालों का जवाब चाहिए। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं तो आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, एक दिन मेरा फोन रखिए आप अपने पास। आपके लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं,
इसीलिए मैं आपकी पार्टी के बारे में कहता हूं कि जब भाषा पे उपदेश भाजपाई देते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी का वीडियो आया है, उसको देखिए, पूरी भावुकता के साथ देखिए। जितनी भावुकता के साथ उन्होंने बोला है उतनी ही भावुकता के साथ उनके वीडियो को देखिए, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों के कुकर्मों को मत भूलिएगा आप। और अभी जो गोदी मीडिया जो रुदन शुरू करेगा, रुदन, उसके रुदन से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कल से ये शुरू हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भावुक हुए, उनकी मां की गालियां। अरे भाई, प्रधानमंत्री की मां है, बिल्कुल हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो अब इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी मां नहीं है, हमारी मां को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता। मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आप चूंकि ये वीडियो बना के आप फिर से एक बार सिंपैथी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसलिए बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, दूसरे की मां बहनों का भी ख्याल रखें, दूसरे की मां बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे दौर भी रहे हैं जब विरोध प्रदर्शनों को अलग तरीके से संभालने की कोशिश की गई है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का उदाहरण देते हुए कहा है कि राजनीति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनता से सवाल खत्म नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने उसे मौजूदा विपक्षी राजनीति के संदर्भ में भी देखा है। हालांकि ये अलग अलग लोगों की राजनीति व्याख्या है और चंद्रशेखर ने खुद ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनका इशारा सीधा अखिलेश यादव की ओर था। दरअसल हाल के दिनों में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आई। इसी विवाद में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे। प्रदर्शनकारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में अलग अलग स्तर पर जांच और राजनीतिक चर्चा जारी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास से होता है। अगर युवा, छात्र या आम नागरिक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बातचीत के जरिए समाधान निकालना होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बल प्रयोग हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस विशेष टिप्पणी पर कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया है।